हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐश जो जनरेट होती है कोल के कंबशन से, उसकी हैंडलिंग किस तरह से करते हैं किसी भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले ये हम ऐश समझें तो ऐश क्या होता है, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इट इज़ अनबर्न्ड पार्ट ऑफ कोल, है ना। कोल में जो अनबर्न्ड पार्ट रह जाता है वो कहलाता है आपका ऐश। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में जो 65% ऑफ टोटल कोल है ना, टोटल कोल का जो 65% है वो कहाँ पे यूज़ होता है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब ये आपका थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है ना? मतलब 65% ऑफ द टोटल कोल जनरेटेड इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट। और हर जो भी कोल है आपके, है ना, जो अच्छी क्वालिटी का कोल है तो उसमें करीब 5 से 10% आपका ऐश के पार्टिकल्स रहते हैं। लेकिन इंडिया में जो कोल मिलता है ज़्यादातर बिटुमिनस या लिग्नाइट, उसके अंदर करीब 10 से 20% आपका ऐश के पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक फिगर और देख सकते हैं, 200 मेगावाट जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए 60 किलो टन पर ईयर ऐश क्या होगी, जनरेट होगी, है ना। 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपका जो ऐश का प्रोडक्शन होगा वो इतना होगा। अब इससे रिलेटेड आप कुछ और फैक्ट देख सकते हैं, हाइट ऑफ 1.5 मीटर कवरिंग द 4 हेक्टेयर एरिया, ठीक है। 1 हेक्टेयर एरिया यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब समझ सकते हैं आप 10 मीटर बाई 10 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है तो ये 4 हेक्टेयर मतलब 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 20 मीटर बाई 20 मीटर का एरिया, है ना, एक ग्राउंड आप समझ लीजिए। और उसमें जो हाइट है, ये जो ऐश है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर। मतलब इतना जनरेट ऐश प्रोड्यूस होगा जब आप 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। दिस पावर प्लांट रिक्वायर 160 हेक्टेयर एरिया इन द लाइफ टाइम, ठीक है। ये मान के चलते हैं कोई एक थर्मल पावर प्लांट है, उसकी जो एवरेज एज होती है वो होती है 40 ईयर, है ना। उसकी एवरेज एज कितना होती है, 40 साल होती है। तो एक साल में वो इतना कर रहा है। आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं 4 हेक्टेयर, ठीक है। तो 4 और मल्टीप्लाइड बाई 40 मतलब 160 हेक्टेयर एरिया को ये कवर करेगा जब ये 40 साल पूरी लाइफ टाइम में ऑपरेट होगा, है ना। और जिसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी ऐसा रिसर्च चल रहा है कि हम जो ऐश जनरेट होती है उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक छोटे स्केल पे यूज़ ये होने लग गया है कि इसकी ऐश की जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको हैंडलिंग किस तरह से करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर ऐश हैंडलिंग सिस्टम देख सकते हैं, 4 तरह के ऐसे हैंडलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। मैकेनिकल हैंडलिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक हैंडलिंग सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम और स्टीम जेट सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल सिस्टम में क्या होते हैं, आपका देखिए जैसे यहाँ पर डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम इसका देख सकते हैं। यहाँ पे ये कंबशन चैम्बर है, ये भी कंबशन चैम्बर है, ये भी कंबशन चैम्बर है। और यहाँ से एक आपका कन्वेयर सिस्टम लगा हुआ है और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐश आएगी, इसमें यहाँ से ऐश के पार्टिकल्स आएंगे, यहाँ से ऐश आएगी और ये वाटर से मिक्स होकर क्या बन जाएगा, स्लरी बन जाएगा, ठीक है। और उस स्लरी को ये जो बेल्ट कंटिन्यूस चल रहा है, कन्वेयर बेल्ट, ये इस बेल्ट को कैरी करेगा और कैरी करने के बाद ये स्लरी यहाँ पे, ये बंकर होता है, इसमें कलेक्ट हो जाती है। इस बंकर से फिर आप ट्रक के थ्रू इसको जहाँ पर भी भेजना होता है, जहाँ पर भी डंप करना होता है, वहाँ पे इसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके यदि हम एडवांटेज की बात करें या इसके कुछ करेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप यहाँ पे लिखकर देख सकते हैं। ये आपका 3.5 टन पर आवर जो ऐश के पार्टिकल्स हैं या स्लरी है उसको रिमूव कर सकता है, और ये लो वेलोसिटी सिस्टम होता है। तो हमने मैकेनिकल सिस्टम देख लिया। मैकेनिकल सिस्टम में आप कन्वेयर यूज़ करते हैं और कन्वेयर आपका वाटर में डिप रहता है और वहाँ से स्लरी जनरेट होती है। स्लरी कैसे जनरेट होती है, जो आपका ऐश के पार्टिकल्स हैं वो वाटर से मिक्सिंग होगी तो स्लरी जनरेट होगी। उस स्लरी को कन्वेयर के थ्रू आपका बंकर में भेजते हैं, बंकर से ट्रक और ट्रक के थ्रू फिर जहाँ भी भेजना होता है वहाँ पर डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। थोड़ा सा ये विजिबल नहीं था, मैं दोबारा बता दें। स्लरी से ट्रक से थ्रू आप डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आप हाइड्रोलिक सिस्टम देख सकते हैं। एक टिपिकल हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह से होता है, ये यहाँ से आपका वाटर जाएगा, है ना, और वाटर बेसिकली सप्लाई करने के लिए आपने एक पंप लगा होगा, जो पंप क्या होगा, हाई वेलोसिटी वाटर यहाँ सप्लाई कर रहा होगा। ये आपके कंबशन चैम्बर्स हैं जहाँ से ऐश आ रही है ना। ये बेसिकली ऐश कलेक्शन सेंटर आप समझ सकते हो। यहाँ से ऐश आ रहा है, यहाँ पे भी ऐश आ रहा है और यहाँ पे भी ऐश के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। वो इसके पार्टिकल वाटर मिक्स होंगे,
ये वाटर मिक्स होंगे और ये इस तरह से स्लरी यहाँ सम्प में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये एक लाइन आपका दूसरे से भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसे इनकेस मान लो ट्रक से इसको रिमूव करना है इस सम्प को, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इधर कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह का सिस्टम भी रहता है, ठीक है। मतलब आपका एक लाइन मल्टीपल सम्प से कनेक्टेड हो सकता है। उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ये वाला सम्प है, यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये इधर भी कनेक्टेड हो सकती है, कि जैसे ट्रक से इसको रिमूव किया तो आपने इसको जो फ्लो था इसको डाइवर्ट कर दिया यहाँ पे, मतलब इसको लाइन को बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हाई वाटर जो आपका हाई स्पीड पर वाटर आ रहा है, वाटर के साथ मिक्सिंग हो रही है, एस के पार्टिकल की स्लरी बनना है और स्लरी हाई स्पीड से फिर आपका सम्प में जा रहा है और सम्प से फिर जहाँ भी आपको भेजना होता है वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं ट्रक के थ्रू। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम की। क्लीन, डस्टलेस एंड टोटली इनक्लोज्ड। ये जो सारा सेटअप रहता है ये पूरी तरह से एक इनक्लोजर में बंद रहता है। इसकी जो एस कैरिंग कैपेसिटी होती है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल सिस्टम, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैन डिस्चार्ज एट अ डिस्टेंस 1000 मीटर, मतलब इतने डिस्टेंस पे ये डिस्चार्ज कर सकता है। 1000 मीटर का मतलब आप समझ सकते हो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये इसको स्लरी को डिस्चार्ज कर सकता है। कैन बी यूज्ड फॉर द स्ट्रीम ऑफ मोल्टन ऐश, जो मोल्टन ऐश होता है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वोल सिस्टम इज़ क्लीन एंड हेल्थी, क्योंकि पूरा सिस्टम इनक्लोज्ड है तो कोई बाहर ऐश के पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो क्लीन और हेल्थी है। अब्सेंस ऑफ वर्किंग पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद ऐश, इसमें कोई भी वर्किंग पार्ट ऐश के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। कोई वर्किंग पार्ट ऐश के कॉन्टैक्ट में नहीं, इसका फ़ायदा ये है क्योंकि जो ऐश के पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से अब्रेसिव का काम करते हैं, ठीक है। अब्रेसिव का काम करेंगे तो वो जहाँ पे फ्लो हो रहे होंगे उसको क्या कर सकते हैं, वो बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई पार्ट नहीं है, तो ठीक है। फिर वाटर रिक्वायरमेंट इज लो, इट इज़ 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो मैकेनिकल सिस्टम से ज़्यादा होती है। लेस पावर रिक्वायर्ड फॉर हाई वेलोसिटी प्लांट, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है। अब इसके बाद न्यूमेटिक सिस्टम आता है। जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें आप क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं, ठीक है, और कंप्रेस्ड एयर से उसको बाहर करते हैं। तो इसका मतलब सेम इसी तरह का सिस्टम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हो, इनक्लोज्ड रहता है, और कंप्रेस्ड एयर से आप उसको फोर्स करते हो एस के पार्टिकल्स को, तो उसमें कोई स्लरी वगैरह नहीं बनती है। नो स्प्लेज एंड री हैंडलिंग, दोबारा से उसको री हैंडलिंग करने की जरूरत नहीं। सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबल। ऐश क्या होती है, ड्राई होती है, ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राई होगी, ठीक है। सो नो ऐश फ्रीजिंग। ये यदि हम मैकेनिकल सिस्टम और इन दोनों की बात करें हाइड्रोलिक सिस्टम, तो उसमें ऐश फ्रीज हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वाटर पार्टिकल है, स्लरी है, स्लरी जब आपका सॉलिडिफाई होगी, है ना, स्लरी ठंडी होगी तो वो आपका फ्रीज हो सकता है ना, सॉलिड हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेयर पाइपलाइन रिक्वायर्स लेस स्पेस, ठीक है, क्योंकि कन्वेयर पाइपलाइन को सिर्फ क्या कैरी करना है, ऐश के पार्टिकल्स कैरी करने हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, वाटर भी कैरी करना होता है, तो उसके लाइन का जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो पाइप है ना, ऑब्वियसली जो ऐश के पार्टिकल्स है वो पाइप के थ्रू फ्लो हो रहे होंगे, तो वो ऐश के पार्टिकल्स एज अ एब्रेसिव पार्टिकल बिहेव करेंगे। एब्रेसिव पार्टिकल बिहेव करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पाइप जिसमें ये फ्लो हो रहा है उस पाइप की ये बियरिंग करेंगे, है ना, जबकि इसमें नहीं होता है, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल किस में मिक्स हो जाते हैं, वो स्लरी मिक्स हो जाते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन जैसे इसका नाम है, इसमें जेट ऑफ स्टीम यूज़ करते हैं ऐश को रिमूव करने के लिए। तो जो स्टीम होती है उसको या तो बॉयलर में जनरेट करते हैं, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से उसका जो बॉयलर है जिससे आप पावर जनरेट कर रहे हैं वहाँ से कुछ स्टीम निकाल के यूज़ कर सकते हैं, या इसके लिए अलग से कोई बॉयलर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसमें कितना है, इतना 200 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस 30 मीटर, ये इतना तक भेज सकता है। कैपिटल कॉस्ट इज़ लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है ना, क्योंकि आपका जो स्टीम होती है वो हाई स्पीड पे आती है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उसको कैरी करती है। बियर ऑफ पाइप इज़ हाई, है ना, क्योंकि स्टीम जब इम्पिंज होगी तो स्टीम भी बियर कर सकती है, और जो ऐश के पार्टिकल्स हैं वो भी आपका बियरिंग कर सकते हैं। ऑपरेट सिस्टम और नॉइजी, ठीक है, स्टीम और वो बहुत हाई स्पीड पे फ्लो होंगे तो इसकी वजह से जो सिस्टम ऑपरेशन होगा वो नॉइजी होगा। कैपेसिटी क्या है इसकी 15 टन पर आवर, है ना, और इसमें चूँकि कैपेसिटी कम है इसलिए आपको कंटिन्यूस ऑपरेशन इसको कराना पड़ता है। एक थोड़ा सा इसमें जहाँ पे ज़्यादा आपको रिमूव करना होता है ऐश के पार्टिकल्स को, वहाँ पे आप स्टीम जेट सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उससे आप 3.5 टन पर आवर रिमूव कर सकते हैं, है ना। और यदि हम
हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है ना, और लेकिन स्टीम जेट की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसके लिए आपको कंटिन्यूस फ्लो कराना पड़ता है।